चलिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर के आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है ns सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप s है, ठीक है। प्रेरण मोटर की वास्तविक गति होगी। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है बेटा, ns माइनस nr अपॉन ns, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, s आपकी स्लिप है, nr आपकी रोटर स्पीड, ns आपकी सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ns s इंटू ns इक्वल टू ns माइनस nr हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, nr इज इक्वल टू ns माइनस s ns। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ns कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ns। तो रोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ns इंटू 1 माइनस s। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ns इक्वल टू क्या होता है, 120 f/p होता है। तो वहाँ वैल्यू रखिए, तो nr इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 f/p 1 माइनस s। तो जो आपकी रोटर की स्पीड है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी रोटर की स्पीड हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो nr होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। nr जो होगा वो क्या होगा, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और nr जो होगा आपका वो क्या होगा, 1 माइनस s। तो उससे क्या मेथड आते हैं, एक आता है आपका फ्रीक्वेंसी मेथड, दूसरा आपका आता है पोल्स मेथड, और तीसरा आपका आता है सीक मेथड। एक होता है आपका कैस्केड मेथड। ये क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सर्किल डायग्राम से क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट। ठीक है, तो देखिए जो आपका सर्किल डायग्राम होता है उससे हम लोग क्या क्या निर्धारित कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। सर्किल डायग्राम, इससे हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। इनपुट पावर, आउटपुट पावर, लॉसेस,
पावर फैक्टर। ठीक है, लगभग ये सब हम लोग सर्किट डायग्राम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या नहीं डायग्राम तो हम लोग क्या नहीं निर्धारित कर सकते हैं, आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सर्किट डायग्राम से निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, उससे हम लोग सर्किट डायग्राम से हम लोग फ्रीक्वेंसी को निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडक्शन मोटर में फ्रेम किसका बना होता है। जो फ्रेम होता है, फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, या इस क्वेश्चन की जगह आपको योग भी कह सकता है या ढांचा हो सकता है। ठीक, किसका बना होता है, तो देखिए जो ये कॉस्ट आयरन होता है इसका बना होता है आपका फ्रेम। क्या बना होता है, इसका बना होता है आपका फ्रेम। फ्रेम को हम लोग योग भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का स्टेटर कोर बनी होती है, स्टेटर कोर। ठीक, फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है आपकी स्लीप रिंग। ठीक, और ये जो आपका स्क्वायरल केज होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग होता है, एल्युमिनियम और कॉपर का पिंजरे जो बनते हैं स्क्वायरल केज मोटर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर समानता चलती है। ठीक, इंडक्शन मोटर समानता चलती है। ठीक, 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी को 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग पे। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा आप लोग दिमाग खर्च करिए। अगर आप लोग दिमाग खर्च करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। सेल्फ स्टार्टिंग ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। ये क्या होती है, प्योर एसी मोटर होती है, प्योर एसी मोटर। ठीक, तो एसी में क्या होता है कि एसी में आपका वोल्टेज आगे चलता है, करंट आपकी 90 डिग्री पीछे चलती है इंडक्टर के केस में। ठीक है, इंडक्टर के केस में तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका क्या होगा, ये आपकी लैगिंग होगी। ठीक, अच्छा, और ये क्या होता है फुल लोड पर, फुल लोड पर इसका पावर फैक्टर क्या होता है, फुल लोड पर इसका पावर फैक्टर होता है 0.8 TF लैगिंग। फुल लोड पे इसका पावर फैक्टर क्या होता है 0.8 लैगिंग। ठीक, और नो लोड पर, नो लोड पे भी पूछ लेता है आपसे, नो लोड पे इसका पावर फैक्टर कम होता है, इसका पावर फैक्टर होता है 0.2 लैगिंग। ठीक, तो ये आपका किस पे नो लोड पर है।
और इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.8 और ऐसा नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपको हमने। तो मेरे दिल में आ जा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए लाया हूं मैं। प्रचालन की अवस्था में, ठीक है, इंडक्शन मोटर के लिए घूर्णक परिपथ में प्रेरित ईएमएफ प्रतिकला इसके स्थिर अवस्था में घूर्णक प्रेरित ईएमएफ प्रतिकला के गुना होती है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। एक होता है बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फॉर्मेशन रेशियो, ठीक। ये क्या होता है? A2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/M1 इक्वल टू I1/I2। लेकिन यहाँ पे हम लोग केक क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रचालन की अवस्था में इंडक्शन मोटर के लिए घूर्णक परिपथ में प्रेरित ईएमएफ इसके स्थिर अवस्था ईएमएफ प्रत्यय के गुना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2/E1 इक्वल टू क्या हो गया? S हो गया। सो E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? S टाइम E1 होगी। ठीक है, तो क्या ये आपका क्या है? E2 जो है आपका रोटर का ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर ईएमएफ। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि प्रचालन की अवस्था में इंडक्शन मोटर के लिए घूर्णक परिपथ में प्रेरित ईएमएफ, ठीक, तो ये रोटर में ईएमएफ हो गया, इसके स्थिर अवस्था में घूर्णक प्रेरित ईएमएफ प्रतिकला के सब गुना हो, तो ये क्या होता है? S गुना होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? S गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, मोस्टली बुकों में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप लगभग होता है। ठीक है,
2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, चाहे आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बिहार TG2 हो। बिहार TG2 इलेक्शन के बाद निकलना तय है। उसके बाद यूपी PCL हो गया, ये आपका MPP GCL हो गया। इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये बिल्कुल सही है। एयर गैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एयर गैप की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बच्चों जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। ये होती है NS इक्वल टू 120 F/P। इससे बच्चों न्यूमेरिकल्स बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, स्टेटर पे जो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, 2 फेजों के बीच में जो 1 फेज टू 1 फेज, मतलब 1-2 फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। मतलब जैसे आपका जो स्टेटर है, इस पर हम 3 फेज सप्लाई करते हैं, तो ये आपकी 3 फेज सप्लाई हो गई। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इनके बीच में क्या होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है। और इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1.5 ये होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एयर गैप से होके जाता है। ठीक है, एयर गैप से होके जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटर के और इसके बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण जो आपका जो रोटर होता है वो क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगता है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी दक्षता कितनी होती है, 50% होगी, 95 से 98%, 80 से 90% नहीं। तो देखिए आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसकी जो दक्षता होती है 80 से 90% होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है बेटा, वो क्या होती है, 80 से 90% के बीच में लाई करती है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी बेटा। ये हो गया आपका डीसी मोटर की दक्षता, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि रोटर की इनपुट पावर को कहा जाता है एयर गैप पावर, आउटपुट पावर, इनपुट पावर, मैकेनिकल पावर। देखिए अगर आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत अच्छे से जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, एयर गैप के होते हुए, एयर गैप से होता हुआ रोटर के इनपुट पे जाता है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि रोटर के इनपुट पे क्या है, एयर गैप से होके पावर आई। ठीक, तो क्या होगा कि हम लोग क्या कहते हैं, रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर इक्वल टू क्या कहेंगे, एयर गैप पावर, क्योंकि एयर गैप की पावर ही जो है वो कहाँ जाती है, रोटर के इनपुट पे जाती है। ठीक, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से, किससे, पीजी से। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, एयर गैप पावर। ठीक, ओके। अच्छा, पीजी जो होती है आपकी एयर गैप पावर होगी, एयर गैप पावर। ईसीयू क्या होगा, कॉपर लॉसेस होंगे, रोटर के कॉपर लॉसेस। और जो आपका पी मैट, पीएम है, ये होता है आपका मैकेनिकल पावर। ठीक, अब इन तीनों पावर से रिलेशन आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपसे रिलेशन भी पूछ लेता है। तो क्या होता है कि पीजीयू, पीजी रेशियो, पीसीयू रेशियो, पी मैक्स इक्वल टू होता है 1/S/1 होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा, तो अगर यहाँ से हम पीजी अनुपात पीएम निकालें, पीजी अनुपात पीएम निकालें, मतलब एयर गैप पावर बटे मैकेनिकल पावर। तो ये क्या होगा, ये होगा पीजी का 1 हो गया और ये हो जाएगा 1/S। अगर हम पीजी बाय पीयू निकालें, पीजी बाय पीसीयू, तो क्या हो जाएगा, 1/S हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम पीसीयू, पीसीयू बटे पीएम निकालें, पीसीयू क्या है आपका, ऐसे, और पीएम क्या है, 1/S। तो बेटा ये सब आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछता है। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप आज आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकें।